डोमेन ईकार्योटिक के हमारे चारों सुपर ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ईकार्योटिक या प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर ये चैप्टर आपको पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। सबसे पहले इनकी बॉडी फॉर्म के को देखें तो इनकी बॉडी जो फॉर्म होती है प्रोटोजोआस की, इनकी जो सेल होती है एक मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। एक मेम्ब्रेन से, यानी इनकी सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक परत होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। तो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्लाज्मा लेमा। अब प्रोटोजोआस की जो रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, शेप, सपोर्ट और जो मूवमेंट्स होती है वो साइटोस्केलेटन के थ्रू होती है। अब ये साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है प्रोटीन्स का, यानी बहुत सारे प्रोटीन्स एक दूसरे से लिंक होकर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। और ये साइटोस्केलेटन 3 मेन कंपोनेंट से बना हुआ है: माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये तीनों क्या है? ये भी एक प्रोटीन है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, साइटोस्केलेटन किससे बना होता है? साइटोस्केलेटन प्रोटीन के नेटवर्क से बना होता है। और वो प्रोटीन जो है वो कौन से? मेन माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। और ये सारी की सारी चीज़ कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में, यानी सेल के अंदर। इट मीन्स दैट साइटोस्केलेटन कहाँ पे सिचुएटेड होता है? सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे। और ये साइटोस्केलेटन एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों मिल के क्या बनाते हैं? एक और मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं जिसको पेलिकल कहते हैं। मैं आपको सब कुछ फिगर के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले इस फिगर में देखिए, ये क्या है? साइटोस्केलेटन है। यहाँ पे आपको नेटवर्क टाइप दिख रहा होगा, बहुत सारे, ऐसा लग रहा है बहुत सारे वायर्स हैं। तो ये क्या है? सारे के सारे प्रोटीन है जो एक दूसरे से लिंक होकर एक नेटवर्क बना रहे हैं, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब ये जो नेटवर्क है ये अलग अलग किन किन चीज़ों से बना है, मतलब किन किन प्रोटीन से बना है? तो वो है माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्ट्रक्चर में देखिए तीनों को अलग अलग दिखाया गया है, यानी इन तीनों को मिला के, इन सारे प्रोटीन्स को मिला के आपका साइटोस्केलेटन बन रहा है। अब पेलिकल क्या होता है? पेलिकल देखिए, इस फिगर को देखिए, कुछ इस तरीके की परत होती है। और यही पेलिकल कहाँ पे होता है? ये जस्ट साइटोस्केलेटन के नीचे, यानी मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन के जस्ट नीचे क्या होगा? पेलिकल। तो आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन है प्रोटोजोआ की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा लेमा है, और प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे क्या है? साइटोस्केलेटन। तो ये तो हमारा हो गया एंडोस्केलेटन की बात, यानी सेल के अंदर का स्केलेटन क्या है। अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो प्रोटोजोआ के एक्सोस्केलेटन पे क्या होते हैं? जो प्रोटोजोआज होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिक्रिएट करते हैं अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी के बाहर। जैसे एग्जांपल के लिए कौन कौन से हो सकते हैं? वो ग्लाइटिन, सेलुलोज और टेक्टिन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं कार्बन बेस्ड कंपाउंड, यानी जो कार्बन से मिले। तो प्रोटोजोआ अपनी वॉल पे, यानी अपने बॉडी के बाहर, यानी अपनी मेम्ब्रेन के बाहर, सबसे आउटर मेम्ब्रेन के बाहर कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, ग्लाइटिन, सेलुलोज और टेक्टिन। इसके अलावा कुछ मैट्रिक्स कंटेनिंग सब्सटेंस भी सिक्रेट करते हैं, जैसे सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारी चीज़ वो आउटर मेम्ब्रेन पे, यानी प्लाज्मा लेमा के ऊपर सिक्रेट करते हैं। और इन सारी चीज़ों से ही एक्सोस्केलेटन बनता है। एक्सो मतलब बाहर, तो ये सारा का सारा कहाँ पे बन रहा है? बाहर। तो हमारे यहाँ हमने 2 चीज़ देखी, एक उसकी बॉडी की एक्सोस्केलेटन, दूसरा उसका एंडोस्केलेटन। अभी जो एक्सोस्केलेटन के केमिकल सिक्रेट हुए हैं, ये ग्लाइटिन, सेलुलोज, टेक्टिन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे मिलके उस मेम्ब्रेन के ऊपर एक शेल बना लेते हैं। शेल या थीका या लॉरिका, ये क्या है? कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, जो कि शेल की या बॉडी के ऊपर बनी होती है, जिसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। तो फिगर में देखिए, ये थीका है, ये लॉरिका है। तो ये क्या होती है? आउटर शेल होती है। आउटर शेल या एक्सटर्नल केस या शीट कह सकते हैं किसी भी सेल की बॉडी की, जो कि क्या होती है? सेल की बॉडी से लूज कांटेक्ट में होती है। अब ये लूज कांटेक्ट में क्यों होती है? ताकि जो प्रोटोजोआ उससे इजीली बाहर आ सके, और उसमें एक या एक से ज़्यादा ओपनिंग भी होती है, यानी एक या एक से ज़्यादा जगह से वो बाहर आ सकता है उस शेल से या
उस लॉरिका से या उस थीका से। फिगर में देखिए इसके कितने सारे सुडोपोडिया बाहर आ रहे हैं। सो अगर हम प्रोटोजोआस की न्यूक्लियस की बात करें तो इनके न्यूक्लियस भी डिफरेंट होते हैं। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, इनका मेथड ऑफ डिवीजन अलग हो सकता है, डिवाइड होने का तरीका अलग से हो सकता है। तो यहाँ पे दो बेसिक टाइप के न्यूक्लियस हैं, एक वेजिकुलर विथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि थैली टाइप न्यूक्लियस जो साइज में बड़ा हो और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हो, और दूसरा कॉम्पैक्ट यानी छोटा न्यूक्लियस। अगर किसी प्रोटोजोआ में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे सेम होंगे, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। सिर्फ एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, बट वो न्यूक्लियस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो कौन सा है, सीलियोफोरा या सीलिएट्स, जो हमने पढ़ा था सार्कलेट का सुपर ग्रुप एल्वियोलेटा था। एल्वियोलेटा में एक फाइलम था सीलियोफोरा। सो उसमें दो टाइप के हमने न्यूक्लियस पढ़े थे, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। तो यहाँ भी वही एक्सेप्शन है कि दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो अगर एक प्रोटोजोआ में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो वो सारे न्यूक्लियस सेम होंगे एक्सेप्ट सीलिएट्स या सीलियोफोरा। साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है ना। तो फ्लूइड क्या एक्टोप्लाज्म हो सकता है या एंडोप्लाज्म हो सकता है। एंडोप्लाज्म कौन सा होगा, नाम से पता चल रहा है, एंडो मतलब अंदर या इंटर। तो अंदर वाला जो प्लाज्मा होगा उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, और सेल के बाहर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होगा उसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे। एक्टोप्लाज्म कैसा होता है, एक्टोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है और उसके ऊपर क्या होता है, फ्लैजला या सीलियाज होते हैं। यानी कि वो कहाँ पे होगा, सेल के बाहर होगा, और वहाँ पे क्या होगा, सेल के बाहर क्या होगा, सीलियाज या फ्लैजला होता है। एंडोप्लाज्म यानी जो सेल के अंदर होगा। सो वैसे सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे। जो एक्टोप्लाज्म होता है यानी जो बाहर वाला प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, थोड़ा रिजिड होता है, यानी जेल की तरह थोड़ा रिजिड होगा, यानी सेमी सॉलिड होगा। बट जो एंडोप्लाज्म है यानी जो सेल के अंदर है वो फ्लूइड स्टेट में होता है। सो ये था सेल का प्रोटोजोआ की बॉडी फॉर्म। अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका। होलोजोई क्या करते हैं, ये सॉलिड ऑर्गेनिक फूड को डाइजेस्ट करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, या इन्हें हम फेगोट्रॉप्स कह सकते हैं। फेगोट्रॉप्स मतलब जो सॉलिड ऑर्गेनिक फूड को इंगेस्ट करे। अब इनके फूड क्या क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं अपने खाने को लेके, बैक्टीरियाज पे, स्मॉल प्रोटिस्टेंट्स पे। तो ये सारे के सारे इन्हें खा के अपने फूड वैक्यूल या फिर फेगोसोम में डाइजेस्ट करते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये अपने सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करते हैं, इस तरह से इनफोल्ड करते हैं कि जो बाहर जो इनका फूड है वो उसके इनफोल्ड के अंदर आ जाए और फिर वो उसको इंगल्फ कर लें यानी निगल लें। इस पिक्चर के थ्रू समझिए, ये देखिए, ये अमीबा की एग्जाम्पल है। अमीबा देखो, पहले ये बाहर की साइड ये फूड है, इनका फूड मटेरियल, धीरे धीरे इसने यहाँ पे क्या बनाया है, एक फोल्ड टाइप किया। फोल्ड के अंदर जब ये आ गया, ये जो बाहर बैक्टीरिया, ये जो भी इनका फूड है वो जब अंदर आ गया इस इन फोल्ड के अंदर, फिर इसने क्या किया, इसको पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया यानी निगल लिया। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन पहले भी बताया था मैंने, ऑस्मो जहाँ पे भी वर्ड आया इसका मतलब वो फ्लूइड से रिलेटेड है। तो जैसे हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, वैसे इनकी बॉडी में भी, प्रोटोजोआस की बॉडी में भी वाटर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटोजोआस में ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट यानी जैसे मसल्स को रिड्यूस कर सकते हैं हम। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स छोटे छोटे कंट्रीब्यूटरी कैनाल्स या अदर वेजिकल से कनेक्टेड होते हैं, और ये सारे का सारा कहाँ पे खुलते हैं, ये छोटे छोटे वेजिकल्स, कंट्रीब्यूटरी कैनाल, ये सारे के सारे कहाँ पे जाके खुलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की कोई फिक्स साइट हो भी सकती है, किसी किसी स्पीसीज में कोई फिक्स साइट होती है और किसी किसी में फिक्स साइट नहीं होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स किसी भी स्पीसीज में किसी भी पार्ट में हो सकते हैं और किसी किसी स्पीसीज में फिक्स्ड पार्ट पे हो। अब इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पे, वाटर एंटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस के कारण सबसे पहले बॉडी में
वाटर एंटर हुआ, प्रोटोजोआ की बॉडी में वाटर एंटर हुआ। अब जब इसकी बॉडी में वाटर ज़्यादा हो गया तो ये छोटे छोटे वेजिकल्स के थ्रू, वेजिकल्स यहाँ पे शो नहीं किए, बट छोटे छोटे वेजिकल्स के थ्रू जो वाटर है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एंटर कर जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल हो जाता है, ये फूल जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, मेम्ब्रेन के पास जाएगा अपने वाटर को रिमूव करने के लिए। देखिए मेम्ब्रेन के आने के बाद ये बर्स्ट हो गया और पानी क्या हो गया, वापस से बाहर आ गया सारा। सो इसी प्रकार से, इसी तरह से ये ऑस्मोसिस होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन होता है इनकी बॉडी में। और एक्सक्रीशन जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन, यानी पानी सिंपली बाहर चला जाता है। सारे के सारे प्रोटोजोआ अम्यूनोटैलिक होते हैं। अम्यूनोटैलिक क्या होते हैं, जो जिनका इन प्रोडक्ट होता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वो वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज करते हैं, वो अमोनिया होता है। अब इनका रेस्पिरेशन देखते हैं एंड मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स। मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स क्या होता है, महसूस होना। जैसे जब हमारा हाथ जल जाता है हम फटाफट हटा लेते हैं हाथ, क्योंकि हमारी बॉडी सेंसिटिव है, वो सेंस कर लेती है। तो इसमें हम देखते हैं ये क्या क्या सेंस कर सकते हैं। प्रोटोजोआ एरोब्स और एनारोब्स दोनों होते हैं। एरोब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं और एनारोब्स जो विदाउट ऑक्सीजन सांस लेते हैं, या बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को रिस्पॉन्स करते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं बहुत सारे स्टिमुलाई के लिए, जैसे टच, अगर इनको छुओ, टेम्परेचर चेंज, लाइट, केमिकल, इन सारी चीज़ों का इन पे इफेक्ट पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा इनमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स देते हैं, या सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो इनका पार्ट है, वो सीलिया या फ्लैजला होता है। इनका सीलिया और फ्लैजला पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फोटोसिंथेटिक फ्लैजलेट्स जो होते हैं, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, उनमें एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गेनल होता है, एक स्पेशल सेंस करने वाला, रिस्पॉन्स करने वाला ऑर्गेनल होता है, या उसको लाइट सेंसिटिव भी कहते हैं, आई स्पॉट या स्टिग्मा कहते हैं। हमने यूग्लिना में पढ़ा था, उस पर स्टिग्मा होता है या आई स्पॉट होता है, जिससे वो पता करती है कि लाइट किस साइड है, और फिर उसकी हेल्प से वो फूड बनाती है। प्रोटोजोआज में सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं, और प्रोटोजोआज जो हैं अलग अलग मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। सो डिफरेंट प्रोटोजोआज डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन को देखें तो बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन में दो न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो न्यूक्लियाई रिप्रोड्यूस करता है। सो न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली टू रिप्रोड्यूस टू न्यूक्लियाई दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू सिमिलर साइज्ड इंडिविजुअल। सो माइटोटिकली का मतलब होता है कि उनकी जो जीन्स हो गए, उनके न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, वो दोनों में डिवाइड हो जाता है, यानी दो पार्ट में दोनों दो इक्वल चला जाता है। तो ये जो सेल डिवीज़न होते हैं ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरीके से हो सकते हैं। फिगर में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर दिखा रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीज़न हो रहा है, सेकेंड में ट्रांसवर्स सेल डिवीज़न हो रहा है, और ये नीचे अमीबा में जो इरेगुलर बाइनरी फिजन है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या आता है कि पेरेंट की बॉडी पे ही एक आउटग्रोथ होने लगती है, या जिसको हम बर्ड कहते हैं। वो बर्ड या वो आउटग्रोथ बॉडी पेरेंट की बॉडी से अटैच होती है जब तक कि वो ग्रो ना हो जाए, और जैसे ही वो ठीक से ग्रो हो जाती है वो बाद में डिवाइड हो जाती है, और ये पेरेंट की बॉडी से बहुत साइज में छोटा होता है। यहाँ पे फिगर में देखिए आउटग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, जब ये थोड़ी बड़ी हो गई ये अपने आप ही बॉडी से अलग हो गई। अब नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल नाम से ही पता चल रहा है, यानी बहुत सारे डिवाइड हो। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस यानी एक सिंगल प्रोटोजोआ से बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है। इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर में देखिए सबसे पहले एक सिंगल न्यूक्लियस है, इस सिंगल न्यूक्लियस से बहुत सारी डॉटर सेल्स बन गई। जब ये इन डॉटर सेल्स में इक्वली मिटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, यानी इक्वली न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, बाद में ये सारी की सारी क्या हो गई, अलग हो गए। सो व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस, जब सही मात्रा में न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाता है, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ ईच न्यूक्लियस इनटू अ न्यू सेल। उसके बाद क्या होता है, ये सारे के सारे डिवाइड होके
एक नई सेल बन जाती है, अलग अलग सारे के सारे। इसमें आप फिगर में देख रहे हैं अलग 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 है। ये एक प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का टाइप है कंजुगेशन। कंजुगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें किसी भी स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। स्पीसीज जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस, एल्गी या फंगी। सो ये मेटिंग के दौरान क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। फिगर में देखिए दो प्रोटोजोआस हाफ मेट हैं, इनकी मेटिंग हो रही है। इसमें देखिए दोनों में एक मैक्रोन्यूक्लियाई है और एक माइक्रोन्यूक्लियाई है। जो बड़ा वाला है वो मैक्रोन्यूक्लियाई है और एक छोटे वाला है जो वो माइक्रोन्यूक्लियाई है। सो दोनों का मेटिंग के बाद क्या होगा, मायोसिस ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई होगा। मायोसिस यानी न्यू गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 और माइक्रोन्यूक्लियाई बन गए। सो मायोसिस का मतलब होता है न्यू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो 3 माइक्रोन्यूक्लियाई बने हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। डिसइंटीग्रेट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, यानी ब्रेक हो जाएंगे। और जो एक माइक्रोन्यूक्लियाई है उसका क्या होगा, माइटोसिस होगा। यानी इनमें क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। यानी जो 4 में से एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचा था उससे एक और माइक्रोन्यूक्लियाई जन्मेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। फर्स्ट वाले प्रोटोजोआ का माइक्रोन्यूक्लियाई सेकंड वाले में और सेकंड वाले का फर्स्ट वाले में आ गया। अब इन माइक्रोन्यूक्लियाई के एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, जो सेल होगा वो सेपरेट हो जाएंगे। यानी दोनों प्रोटोजोआस क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। और इनका जो माइक्रोन्यूक्लियाई एक्सचेंज हुआ था अब वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और इस फ्यूजन के बाद न्यू जो माइक्रोन्यूक्लियाई है इसको फ्यूज होने के बाद एक नया माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म होगा। सो ये माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड होगा और इसके डिवाइड होने से नए माइक्रोन्यूक्लियस फॉर्म होंगे। और ये है असेक्सुअल कंजुगेशन की प्रोसेस। प्रोटोजोआ का ये चैप्टर यहीं पे फिनिश्ड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे।